नया IBN 7 हौसला है। हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है और मोदी खुद भी ये कह रहे हैं कि हम अपना हक लेने आए हैं, हम हाथ फैलाकर मांगेंगे नहीं क्योंकि हमारा हक है और वो हमें मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और मुद्दा में आपका स्वागत है। क्या मिला फ्रांस से, क्या लाएंगे जर्मनी से, यही है आज का मुद्दा। 36 राफेल विमान, इसरो और फ्रांस के अंतरिक्ष केंद्र के बीच अहम करार, भारत में करीब 62 अरब रुपए का निवेश और 3 स्मार्ट सिटीज बनाने में मदद का भरोसा लेकर फ्रांस की हद को प्रधानमंत्री मोदी पार कर चुके हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री जर्मनी में है और आज की रात वो हनोवर में ही गुजारेंगे। लेकिन क्या फ्रांस की ही तरह प्रधानमंत्री मोदी की जर्मन यात्रा भी कामयाब होगी? जर्मनी से क्या लाएंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी? सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। नौ दिन चलेंगे 3 देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की यात्रा का पहला पड़ाव खत्म हो चुका है। फ्रांस के बाद पीएम मोदी जर्मनी पहुंच चुके हैं और उनके साथ है फ्रांस की यात्रा की गर्माहट। फ्रांस की यात्रा के शुरुआती दौर की वो तस्वीर जिसमें उन्हें राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद के साथ नाव पर चर्चा करते देखा गया, अरसे तक याद रखने वाली और इतिहास में दर्ज होने वाले लम्हे में बदल गया। लेकिन इसके बाद उन्होंने भारतीय समुदाय के बीच जिस तरह अपनी बातें रखी, उसकी गूंज भी देर तक सुनाई देगी। शांति के लिए जीने मरने वाला ये देश यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में सीट पाने के लिए तरस रहा है। पीएम मोदी जब फ्रांस से आगे बढ़े तो उनकी पोटली में बहुत कुछ था। वायुसेना को मजबूती देने के लिए 36 राफेल जेट विमानों का बेड़ा, इसरो और फ्रांस के अंतरिक्ष केंद्र के बीच अहम करार, भारत में करीब 62 अरब रुपए के निवेश का भरोसा, 3 स्मार्ट सिटी विकसित करने में मदद का वादा और फ्रांस की कंपनी एरवा की मदद से 6 परमाणु संयंत्र से बिजली का उत्पादन। यही नहीं, फ्रांस में एयरबस ने मेक इन इंडिया के तहत आने वाले 5 साल में $2 अरब के निवेश का भी करार किया। फिर तो पेरिस की धरती पर मोदी मोदी नारा लगना ही था। फ्रांस में पहले भी आया था एक टूरिस्ट के रूप में। लेकिन आज आया हूं यहां से टूरिस्टों को इंडिया ले जाने के लिए। पीएम मोदी का ये तेवर और जवाब में प्रवासी भारतीयों का पीएम प्रेम। अब बारी जर्मनी की है। जर्मनी में भारतीय कंपनियों के सीईओ के बाद जर्मन कंपनियों के सीईओ से प्रधानमंत्री बात करेंगे। शाम 7:30 बजे राथुस सिटी काउंसिल ऑफिस में वहां के मेयर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। शाम 7:50 पर छात्रों से पीएम मोदी की मुलाकात का कार्यक्रम है। रात 8:15 पर हनोवर के सिटी हॉल में पीएम का कार्यक्रम है, जबकि रात 8:15 पर पीएम मोदी महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। जर्मनी में पीएम का बड़ा कार्यक्रम रात 9:30 बजे हनोवर कांग्रेस सेंटर में है, जहां वो हनोवर में से औद्योगिक मेले का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में ही उनकी जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात होगी। इसके बाद इंडो जर्मन समिट को दोनों संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। रात 11 बजे जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ पीएम मोदी डिनर करेंगे। माना जा रहा है कि जर्मनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया के जरिए विदेशी निवेशकों को भारत आने का न्योता देंगे। ऐसा होने पर भारत में रोजगार के मौके बनेंगे। भारत निर्माण, क्लीन एनर्जी और कौशल विकास के क्षेत्र में भी जर्मनी से निवेश चाहता है। माना जा रहा है कि फ्रांस की ही तरह पीएम मोदी की जर्मनी यात्रा भी कामयाब साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।
तो उम्मीदें यही की जा रही हैं कि जर्मनी यात्रा भी कामयाब होगी। बहरहाल आपको दिखाते हैं कि जर्मनी में जब प्रधानमंत्री मोदी ने कदम रखा हैनोवर में, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के लिए किस तरीके से भारतीय समुदाय में उत्साह नजर आया। क्या कह रहे थे लोग, जरा वो सुनवाते हैं आपको। જય શ્રી કૃષ્ણ મોદીજી, અમે ગુજરાતીઓ અહીંયા આગળ બહુ ડેવલપમેન્ટ કરીને પાછા ત્યાં આગળ જવા માંગે છે અને મેક ઇન ઇન્ડિયામાં તમારી બહુ 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 જ મદદ કરીશું. I'm here to see Narendra Modi. Why? We are here to show our support. We are here to show our support. We believe in him and we believe that India will have a bright future under his leadership. उन्होंने देश के लिए इतना कुछ कर रहे और इतना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और पहले कैसा था कि उतना हमारे ये प्रधानमंत्री नहीं थे, और इन्होंने अभी पूरे अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर उन्होंने देश को इस तरह से प्रेजेंट किया है कि हर कोई उनका भक्त हो गया है, और हम भी उनको सपोर्ट करने के लिए देश और मेक इन इंडिया कैंपेन इतना अच्छा है कि उसके लिए भी हम आए हैं यहाँ पे. We all are very excited. We just met Mr. Narendra Modi and we are looking forward to meet him again. तो जर्मनी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर लोगों में उत्साह है क्योंकि वो देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से। और हिंदुस्तान में इसलिए उत्साह है क्योंकि हम सभी लोग जो हिंदुस्तान में बैठे हम इंतजार कर रहे हैं कि आखिर जर्मनी से क्या कुछ मिलेगा। तो यही है आज का मुद्दा जिस पर हम करेंगे चर्चा। जर्मनी की यात्रा से भारत को क्या उम्मीदें हैं, जर्मनी से हमारे लिए क्या लाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, और यही है आज का मुद्दा। हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ। वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा, साथ ही साथ दिल्ली से रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके अलावा मुंबई से जुड़ रहे हैं वीडियोकॉन के अध्यक्ष वेणुगोपाल दूत, और कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। चेन्नई से बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं। साथ ही साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीपीआई नेता अतुल अंजान। संबित, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। फ्रांस में मिल गया, लेकिन अब उम्मीदें जर्मनी से हैं, और आपने सुना वहां पर लोगों में जोश उत्साह कितना है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि जर्मनी से लाएंगे क्या। ये देखिए, एक बहुत ही अद्भुत दृश्य हम भी देख रहे थे कि इस प्रकार जहां नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं वहां जिस प्रकार का एक माहौल बन रहा है, वहां लोगों में जिस प्रकार का उत्साह है, ठीक उसी प्रकार का उमंग और उत्साह देश में भी है। आप देखिए, जिस प्रकार की जो फॉरेन पॉलिसी इस सरकार ने अपनाया है वो अपने आप में अद्भुत है। इससे पहले जो सरकार रही, कई देशों में हम वर्षों तक नहीं गए। 17 वर्ष तक हम अपने बगल के नेपाल में नहीं गए, 28 वर्ष तक हम ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, 30 वर्षों तक हम श्रीलंका नहीं गए, और ठीक उसी प्रकार चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कनाडा हो, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, वहां भी हम कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पाए थे। यहाँ 2-3 बिंदु ध्यान देने योग्य है। महत्वपूर्ण विषय है कि जर्मनी हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें नंबर 1 ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया का सबसे ज्यादा आयात निर्यात और बिजनेस होता है। अब देखिए, जर्मनी के साथ लगभग एक बहुत 21 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का जो है हमारा लेना देना है। एक दुखद विषय है कि 2011 से अब तक इसमें कुछ कमी आई है, कहीं ना कहीं गिरावट हुआ है, वो बिजनेस नहीं हो पाया है। 51 बिलियन डॉलर से वो घटा है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो इम्पैक्ट का एरिया रहेगा वो यही रहेगा कि बिजनेस फिर से हम उसको रिज्यूम करेंगे। हैनोवर में आज वो जो हैनोवर मेसे है, जो मेला है, एक तरह से हब है इंडस्ट्री का, वेयरहाउस का, उसको भी इनैग्रेट करने वाले हैं। 65,000 वहाँ हम पार्टिसिपेंट्स होंगे 70 देशों में से। लगभग 400 भारतीय कंपनीज भी वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हजारों की तादाद में पूरे विश्व से वहां सीईओ होंगे। स्वाभाविक रूप से इस वर्ष इंडिया वहां पार्टनर है। पहली बार लोगों को लग रहा है कि पार्टनरशिप क्या होता है, और मेक इन इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट वो वहां से लेके आएंगे, ये हम सब जानते हैं। दूसरा यह भी है कि जर्मन टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। आप देखिए, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो केमिकल का सेक्टर हो, चाहे वो परमाणु क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात निर्माण का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान जर्मनी का हिंदुस्तान के प्रति रहा है। तो ऐसे में साझा, जैसे हमने देखा फ्रांस में 20 MOU साइन हुए हैं, 20 ऐसे MOU साइन हुए हैं, हम भी जानते हैं कि जर्मनी में भी इसी प्रकार MOU जरूर साइन होंगे। चलिए, विस्तार से आपने समझा दिया कि जर्मनी से क्या कुछ लाने वाले हैं प्रधानमंत्री। वैसे दर्शकों को बता दें कि जर्मनी भारत का 6ठा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है, और जर्मनी के लिए भारत 25वें नंबर का कारोबारी साझेदार है। प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहूंगी।
बहुत कुछ लाने वाले हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात संबित ने यहाँ पर कही कि 20 MOU फ्रांस में साइन हुए हैं और इतने ही यहाँ पर भी उम्मीद है। और एक अहम बात कि टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, जो कि फ्रांस में भी कहा जा रहा था, हालांकि उस पर से अभी तक क्लियर पिक्चर सामने नहीं आई है। क्या लग रहा है, उम्मीदें कितनी ज्यादा आ जाए प्रधानमंत्री के जर्मनी दौरे से? देखिए, मैं तो बस एक ही चीज कहूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी विदेशी दौरे पे हैं, मैं ज्यादा इस पे टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। पर हाँ, काफी जब से हमने उनकी सारी विदेशी यात्रा देखी है, अमेरिका हुआ और जो कंट्रीज में वो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया हुआ, काफी जुमलेबाजी ज्यादा देखी है। मैं कहूंगी जो फंडामेंटल एक्सचेंज है वो नहीं हुआ है। MOUs तो बहुत साइन हुए हैं, वो कितने ट्रांसलेट होते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वो भी देखना जरूरी है। आप फ्रांस की बात कर रही हैं, फ्रांस में रफाल डील हुई है। मैं उसमें पता करना चाहती हूं कि हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की थी। प्रधानमंत्री बहुत मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और हमने जो डील साइन की थी उसमें 108 जेट जो थे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड उनके लाइसेंस लेकर बनाता। उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की है, ना ही भारतीय जनता पार्टी उसमें जाना चाह रहा है। 18 जेट्स हमारे पास आने थे, अब 36 हो गए हैं, और उसका क्या होना है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। एक सेकंड, मुझे पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए। संबित ने काफी समय से बात की है। नवजोत, मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप संबित से जो जवाब पूछना चाहती हैं जवाब पूछिएगा। मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, बीच में इंटरप्ट ना करें। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ क्या डील है, किस तरीके से डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बदला गया है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। MOUs बहुत साइन करने की बात है, वो कितने वर्चुअल अमाउंट इंडिया में लेकर आएंगे, कितने बिजनेसेस सेटअप होंगे और क्या होगा, वो हमने अमेरिका में भी देखा। बहुत सारी डील्स की बात हुई, पर इन एक्चुअल टर्म्स यहाँ पे इंडिया में हमने कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा है। सेम है, जैसे मैंने कहा, जुमलेबाजी हमने बहुत देखी है, मार्केटिंग बहुत देखा है, PR हमने बहुत देखा है, वो अभी भी देखेंगे। दूसरी चीज मैं यहाँ पे लाना चाहूंगी और लोगों के, दर्शकों के ध्यान में लाना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जब इंडियन कम्युनिटी के साथ, डायस्पोरा के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि प्रधानमंत्री पहली सारी सरकारों को की निंदा करते हैं। उनको लगता है वो अभी भी इलेक्शन रैली में है, इलेक्शन मोड में है। वो ये शायद भूल जाते हैं कि एक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनका क्या विजन है उसके बारे में बात करने की जरूरत है, रादर देन कि क्या पिछली सरकारों ने किया उसको अटैक करने की जरूरत है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो हमारे बिजनेस डील्स और हमारी जो फॉरेन डील्स हुई विदाउट इवन ट्रैवलिंग टू दोज पर्टिकुलर कंट्रीज, हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहे हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग की जो बात कर रहे हैं, जो संबित जी बात कर रहे थे, मैं उससे थोड़ा खेद जताऊंगी कि हमारी सारी बिजनेस डीलिंग्स और बिजनेस रिलेशनशिप सारी कंट्रीज के साथ बेहतरीन रहे हैं। जहां जहां दिक्कतें आई, आज अगर आप श्रीलंका की बात करें, आप चाइना की बात करें या आप नेपाल की बात करें, हम देख रहे हैं चाइना कितना अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है। पाकिस्तान हो, चाइना, श्रीलंका हो या अभी नेपाल हो, तो जो भी बात कर रहे हैं संबित, कुछ इन एक्चुअल टर्म्स हमें डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। जी जी संबित, कहना चाहूंगी संबित। अब मैं उत्तर दे देता हूं जरा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर के आसपास आते हैं, मगर इसके साथ मैं ये बोलूं कि एक कैवियट भी अटैच कर दूं। प्रियंका, देखिए, जब प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं और कुछ डील साइन करते हैं, जब वो वहां बोलते हैं, उस समय प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की प्रवक्ता और संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं है। उस समय वो हम सब के प्रधानमंत्री है और हम सब हिंदुस्तान के प्रवक्ता के नाते अपने प्रधानमंत्री के लिए अच्छा बोलना चाहिए। हिंदुस्तान जो MOU साइन कर रहा है, एक मत होकर एक ध्वनि में अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की समृद्धि का सवाल है। ऐसे में आप जुमलेबाजी इत्यादि शब्द का प्रयोग करके इंटरनेशनल मीडिया में एक अच्छी खबर नहीं भेज रहे हैं प्रियंका। दूसरा, मैंने कहा घर के पास आ जाइए। आप देखिए आपकी सरकार ने किया किस प्रकार के पॉलिसीज को अपनाए थे। चाइना एनसर्कल कर चुका है इंडिया को, चारों तरफ चाइना बैठा हुआ है। पाकिस्तान में चाइना है, बांग्लादेश में चाइना है, श्रीलंका में उसने पोर्ट बना लिया, सेशल्स में चाइना है, जहां जाइए वहां चाइना है। आप इतने वर्षों तक कर क्या रहे थे? नेपाल आप 17 वर्षों तक गए नहीं, भूटान आप इतने वर्षों तक गए नहीं, 30 वर्षों तक अपने घर के बगल श्रीलंका में झांका नहीं आपने। जो इंडियन ओशन का रीजन है, सेशल्स, मालदीव्स इत्यादि, आपने वहां झांका देखा तक नहीं। आप ये बताइए आखिरकार आप कर क्या रहे थे इतने वर्षों तक? और जहां तक फ्रांस और जर्मनी का सवाल है, जो मिडिल पावर ऑफ वेस्ट है, आप ये बताइए, मैंने अभी बताया 21 बिलियन डॉलर्स का हमारा जर्मनी के साथ आदान प्रदान है। क्यों घट रहा है इतनी जोर से?
अमेरिका के साथ विगत कुछ वर्षों में, लगभग 5 वर्षों में जो रिलेशन इंडिया का था, उसके विषय में तो जितने एक्सपर्ट बैठे हैं वो सब जानते हैं। तो कौन सी फॉरेन पॉलिसी को लेके आप चल रहे थे, आप ये पहले बताइए। और फ्रांस से हम 62 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट लेकर इंडिया आ रहे हैं। ठीक है, अब हम सियासत पर नहीं जाते, आप दोनों मौजूद हैं, हालांकि आप अपनी पार्टी की बात कहेंगे और प्रियंका अपनी बात कर रही हैं, लेकिन मैं वेणुगोपाल जी आपके पास आना चाहूंगी और उसके बाद शिशिर आपके पास जाऊंगी। सीईओज के साथ भी बातचीत होने वाली है। इंडियन बिजनेस कम्युनिटी क्या सोच रही है और वो इस बैठक से कितनी उम्मीदें लगाए बैठी है? इंडियन बिजनेस कम्युनिटीज में वीडियोकॉन से भी लोग गए हैं और वहां पे वो देखने वाले हैं कि आज शाम को क्या बात होती है। फिर भी ये बहुत बड़ी आशा है कि प्रधानमंत्री जी अभी G7 कंट्रीज में अपना रुतबा और इंडिया का रुतबा बढ़ा रहे हैं और उसके कारण जो है आप देख ही रहे हैं रेटिंग एजेंसी जो भी हो रहा है, रेटिंग एजेंसी हमारे देश के बारे में इम्प्रेस हो रही है और एक बार रेटिंग एजेंसी इम्प्रेस होने के बाद इन्वेस्टमेंट आना कोई बड़ी बात नहीं है। देश आप देखोगे USA और G7 कंट्रीज में इतना ज्यादा पैसा है कि वहाँ का 1% पैसा भी इंडिया में आ जाए तो वो कम से कम हो जाएगा $500 बिलियन। तो इतना पैसा जब इंडिया में आना है तो उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना है, कहीं भी होगा। पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोदी जी ने जो सब जगह बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है। स्मार्ट सिटीज की जो बात है वो भी बहुत अच्छी है। पावर जनरेशन है, एजुकेशन है, हर चीज में इंडिया में जिसको भी आना है उसके लिए रेड कारपेट है। और वो ये भी बता रहे कि इंडियंस को भी फॉरेन में जाना है तो वहां भी इधर से मदद मिलेगी। मतलब एक प्रकार से हम सब देश एक है और हमको साथ में लेके चलो। आप G7 कंट्री है तो हम भी कोई आपके साथ ही है, आपके बराबर भी है। ये भी मोदी जी सब जगह बता रहे हैं कि इंडिया अब कम नहीं रहा, इंडिया पहले जैसा नहीं रहा। इंडिया का इफोरिया, इंडिया फ्लेवर ऑल ओवर द वर्ल्ड है और इसका उपयोग जो हमारा लेबर फोर्स है इसका उपयोग अगर आप करेंगे तो दोनों देशों का फायदा होगा। आपकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और हमारा यंग फोर्स ऑफ लेबर, हमारी जुडिशरी, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम और हमारे यहाँ जो इतना बड़ा देश है उसका उपयोग आप लोग कीजिए। हम आपके साथ रहेंगे, हम आपका उपयोग करेंगे। और इस प्रकार से अभी जो फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जा रहे हैं ये G7 कंट्रीज में सबसे बड़े बड़े कंट्रीज है और ये एक महासत्ता के लोग हैं। इनके साथ अगर अपनी दोस्ती रहती है तो इसका फायदा आगे जाके होगा। आप सोचते होंगे कि 9 महीने में कुछ नहीं हुआ, तो देखिए इसको टाइम लगता है। कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करके उससे प्रोडक्शन आने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं। मेक इन इंडिया के लिए कितने ही प्रपोजल दिल्ली चले गए हैं और वहां से अब कंप्यूटर द्वारा नेट से इमीडिएटली प्रपोजल मिल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। भी जिसको भी इंडिया में फैक्ट्री लगानी है नेट द्वारा वो कई एप्लीकेशन पहले करके उसका खुलासा करके फिर यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये स्थिति पहले कभी नहीं थी। बीच में कभी एक बार मनमोहन सिंह के टाइम पे साल भर ये स्थिति रही थी, उस समय उन्होंने अच्छा किया था, उसके बाद शायद वो कर नहीं पाए। पर अब मोदी जी तो जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, जिस रफ्तार से उन्होंने, चलिए बिजनेस कम्युनिटी की बात आप रख रहे हैं, मैं रोकना चाहूंगी आपको क्योंकि वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बिजनेस जर्नलिस्ट शिशिर भी मौजूद है, उनको भी इंक्लूड कर लेते हैं। बीजेपी अपनी बात रख रही है, कांग्रेस अपनी बात रख रही है, बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से वेणुगोपाल जी ने यहाँ पर अपनी बात रखी। एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट जानना मैं आपसे ये चाहूंगी प्रैक्टिकली हिंदुस्तान को क्या मिल रहा है और इस यात्रा से फायदा कितना होगा हिंदुस्तान का? देखिए, जब मोदी जा रहे थे तो जब 3 देशों की बात थी, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा, फ्रांस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई गई थी, जर्मनी और कनाडा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, फ्रांस से बहुत कुछ मिला है। लेकिन जो चिंता का विषय कह लीजिए, चाहे जिस पे थोड़ा बहुत सवाल उठ रहे हैं, वो ये है कि जो राफेल के जो डील हुए हैं उस डील में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्या जिम्मेदारी होगी, उसका क्या योगदान रहेगा, ये स्पष्ट नहीं है। दूसरा, ऑफसेट को लेकर के, ऑफसेट पॉलिसी ये होती है कि जब कभी भी कोई बड़ा डील होता है तो एक कंपनी जितना डील का जो वैल्यू है उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो यहाँ से यानी कि भारत से लेता है। आम जो नॉर्मल जो डील है उसके लिए 30% की लिमिट है और जो डिफेंस की डील है उसके लिए 50% का डील है। क्योंकि राफेल का डील जो है वो 50 डिफेंस है तो यानी कि 50% ऑफसेट होना चाहिए। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या 50% ऑफसेट की पॉलिसी इसमें लागू होगी कि नहीं होगी। तो ये 2 सवाल ऐसे हैं जिसका भी जवाब नहीं मिल पाया है। रहा बात जर्मनी की, रही बात कनाडा की, तो एक अच्छी बात यह है कि जो हम लोग 3D की पॉलिसी हमने कर रखी है, 3D यानी कि डेमोक्रेसी,
डिमांड और डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो किसी भी निवेशक के लिए एक आकर्षक बाजार बनाता है। आज आप देखिए कि जब हम कहते हैं कि हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, तो एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स आपके पास मौजूद है। आपके पास जब 600 to 800 मिलियन मिडिल क्लास की हम लोग बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा बाजार आपके लिए उपलब्ध है। और डेमोक्रेसी यानी कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मामला है, उसको आप कितना अमल में ला सकते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो किसी भी निवेशक के लिए भारत को बहुत आकर्षक बनाता है। उम्मीद ये की जा रही है कि जर्मनी में जो हैनोवर में जो फेयर अभी से कुछ देर बाद जब शुरू होगा, जहां पर लगभग 18 राज्य जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, और ये अब तक का एक बहुत बड़ा एक हम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का हम प्लेटफॉर्म यूज करने जा रहे हैं। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वहां से हमें बहुत बड़े पैमाने पर निवेश के लिए जो रास्ता खुलेगा, टेक्नोलॉजी का रास्ता खुलेगा। और जब हम यहाँ से कनाडा पहुँचेंगे तो कनाडा में भी एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट होना है, जिसका फायदा भारतीय कारोबार, भारतीय व्यवसायियों को मिलेगा। और साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो कनाडा में डील होने वाला है, फ्रांस में जो डील हो चुका है, इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी बहुत कुछ होगा। यानी कि कुछ सवाल तो हैं, लेकिन अगर फायदे की बात करें तो फायदा भी काफी कुछ मिला है, जहां तक हमें लगता है। हैनोवर निवेश को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक बहुत बड़ा मेला है और मेक इन इंडिया की तर्ज पर अगर देखा जाए तो एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर वहां पर प्रधानमंत्री भी एक देख रहे हैं। लेकिन आम हिंदुस्तानी, आम कारोबारी जो निवेश करेगा या फिर जिसको फायदा होगा या जिसके जेब से पैसा जाएगा, उसके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में अगर लागत कम करना है, सामान आपको सस्ता बेचना है, तो लागत कम करनी है। लागत कम करने का सबसे आसान तरीका टेक्नोलॉजी। शिशिर, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी, दर्शकों को बता दें हमारे साथ शिशिर मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब सीईओ के साथ ये बैठक भी शुरू हो चुकी है। समय बिल्कुल यही था, 5 बजे का वक्त था जब भारतीय कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करनी थी, और 5:55 पर जर्मनी कंपनियों के साथ उनके जो सीईओज हैं उनके साथ बैठक होगी। तो फिलहाल ये पहली बैठक शुरू हो गई। जी शिशिर। तो देखिए, आज की तारीख में जब लागत कम करने की चुनौती आती है, लागत आप कम कैसे कर सकते हैं? आप बेहतर टेक्नोलॉजी के जरिए। अगर आप जर्मनी की बात करें तो चाहे वो ऑटोमोटिव की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या कई ऐसे एरिया हैं जहां पर उनकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल की है और आपके कॉस्ट को काफ़ी कम कर सकती है। अगर सीधे सीधे कहें भारतीय उपभोक्ता के लिहाज से, कंज्यूमर के लिहाज से, उसको सस्ता माल तभी मिल पाएगा जब टेक्नोलॉजी के जरिए हम लागत कम कर सके। और ये इस व्यापार मेले में जो निवेशक आएंगे, जो आपके 18 राज्यों में निवेश करने के लिए शायद मौका तलाशेंगे, वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कंज्यूमर के लिए, खास तौर पे जो ऑटोमोटिव के सेगमेंट में बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बड़ा मार्केट है, वहां पर आपको बहुत फायदा हो सकता है, ये उम्मीद हम कर सकते हैं। चलिए, आलोक बंसल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक सरल शब्दों में हम शिशिर से ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली के प्रगति मैदान में जो ट्रेड फेयर लगता है उसमें और जर्मनी के हैनोवर के इस मेले में कितना डिफरेंस है, कितनी समानताएं हैं, क्योंकि आम जनता को समझाने के लिए हम ये एक एग्जाम्पल लेंगे और शिशिर हमको समझाएंगे। तो जर्मनी से क्या लाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, आज मुद्दा यही है। फिलहाल आपको बता दें कि हैनोवर में है प्रधानमंत्री और वहां पर भारतीय सीईओज के साथ एक बैठक चल रही है और भारतीय कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक चल रही है। 5:55 पर जर्मन कंपनियों के सीईओज के साथ बैठक होगी। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। निर्मला सीतारमण को हम देख सकते हैं, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री के साथ पूरा डेलीगेशन गया है वो वहां पर इस वक्त मौजूद है और तमाम भारतीय कंपनियों के सीईओ मौजूद हैं। इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो है जर्मन कंपनी के सीईओज के साथ बैठक होगी। संजय सूरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और इस बैठक पर भी नजर बनाए हुए। संजय, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे कौन कौन लोग हैं और किस तरह की बातचीत हो सकती है अब अंदर प्रधानमंत्री के साथ। देखिए, पेरिस में प्रधानमंत्री ने पहुंचने से पहले सीईओज की मीटिंग तय करा दी
तो भारत के सीईओ जो थे वो फ्रांस के सीईओ से मिले उनके आने से पहले, और ठीक वही जर्मनी में हो रहा है। जो मेसे है, हैनोवर मेसे, वो कल शुरू होगा। उद्घाटन जरूर आज शाम को होगा। प्रधानमंत्री जर्मनी के चांसलर एंगेला मर्केल के साथ इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन जो हैनोवर मेसे जो है वो कल से शुरू होगा। लेकिन जो बैठक है और जो मीटिंग्स हैं और जो विशेष बातें हैं कंपनियों के बीच में वो शुरू हो चुकी हैं। जैसे हम बात करते हैं इस दौरान वो एक मीटिंग चल रही है और इसके पश्चात 4 बड़ी बड़ी जर्मन कंपनीज जैसे कि सीमेंस है उनके सीईओ आएंगे और वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। और ये जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है, जायंट कंपनी जिन्हें कहा जा सकता है, और उनके साथ प्रधानमंत्री का जो मीटिंग होगी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संभव है और संभावना है कि इनके इस मीटिंग के बाद कुछ बहुत विशेष डील्स सामने आए। डील जो है कंपनियों के मैनेजर के बीच में होते हैं, लेकिन क्योंकि नेता इस दफा कंपनियों को पूरी तरह से बैक कर रहे हैं, तो ये जो डील जो है ज्यादा पक्की और ज्यादा मजबूत और ज्यादा बड़े पैमाने पर बनती नजर आ रही है। जी संजय जी, बहुत शुक्रिया संजय, आप नजर बना रखे। दोबारा हम लौटेंगे। वेणुगोपाल दूत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वेणुगोपाल जी, आप भी इस तरह की बहुत सी बैठकों में रहे हैं, शामिल रहे हैं, क्या कुछ यहाँ अंदर चल रहा होगा, किस तरह की बातचीत होगी? अंदर जो बात हो रही है वो जो मैं समझा हूँ उनका एजेंडा के हिसाब से कि दोनों देशों में कैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, दोनों देशों की जो सर्विस इंडस्ट्री है इंडिया की, उसका उपयोग जर्मनी के लिए कैसा किया जाएगा। स्पेशली आईटी के लिए यहाँ से काफ़ी काम होता है, उसको स्ट्रीमलाइन कैसे किए जाएंगे, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया में और भी बढ़ाने के लिए और ऑटोमोबाइल पार्ट इंडिया से जर्मनी में जाने के लिए क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में बात होगी। और फिर हेवी इंडस्ट्रीज है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी बातचीत हो रही है कि जर्मन के जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में कहीं नहीं है, तो उनके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वो अभी भी उनका संशोधन चल रहा है, तो वो इंडिया में कैसे आए और उसका जो है उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो कैसे किया जाए, इसके बारे में बातचीत हो रही है। और प्रधानमंत्री जी को इस सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्ट है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बढ़ाया जाए, और जर्मनी जैसे देश का अगर इसमें हाथ रहा, हमारा जैसे जापान ने हमको हेल्प की है उस प्रकार से अगर जर्मनी भी हेल्प करे, तो ये दोनों ईस्ट और वेस्ट का संगम करके एक बहुत बड़ा, इनके जैसे ही होने को हमको टाइम लगेगा। 2022 में हम इनके पास पहुंचेंगे, पर इनके पास पहुंचने के लिए अभी हमको क्या चाहिए, तो इन लोगों का सहयोग, इन लोगों की एक बार जिसे हम कहते हैं कि कृपा दृष्टि और दोस्ती हमारे साथ रही तो काफी फायदा हो सकता है। और अभी इंडिया की जो स्थिति है यहाँ पे आपने बताया ही है कि यहाँ 65 करोड़ वर्किंग क्लास है, इतना बड़ा वर्किंग क्लास कहीं भी नहीं है। इसका उपयोग हम हमारे देश में करते हैं और फॉरेन के लिए करने को भी तैयार है। तो यहाँ जो है टेक्नोलॉजी, साइंस, मेडिसिन सब सब्जेक्ट है, इसका उपयोग वहाँ कैसे किया जाएगा। और यूएसए के, जर्मनी के जो प्राइम मिनिस्टर है मर्केल, उनको भी इंडिया के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, इसका भी उपयोग करके इन दोनों देशों में कैसे सहयोग किया जाएगा, इसके बारे में बातचीत पहले इनको लेकर बातचीत हो रही है सीईओ के साथ। जी वेणुगोपाल जी, लौटूंगी दोबारा आपके पास। हैनोवर मेले में भारत भी साझेदार है, तो और इसी पर शिशिर मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को सरल भाषा में, सरल शब्दों में समझाइए कि जो भारत में दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है और ये मेला, समानताएं कितनी है, उसी तरह का होता है या कुछ डिफरेंट होगा, कैसा है ये, सरल शब्दों में समझाइए। देखिए, जो प्रगति मैदान, दिल्ली के प्रगति मैदान में जो अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, विदेश व्यापार मेला जिसको हम लोग कहते हैं, ये एक तरीके से B2C है, जहाँ पर लोग जाते हैं, सामान खरीदते हैं, उनको डिस्काउंट्स मिल जाता है। तो एक तरीके से ये एक लोगों के लिए एक बड़ा बाजार बन जाता है। अगर आप हैनोवर फेयर की बात करें तो वो एक प्योर B2B होता है, यानी कि दो कंपनी, दो निवेशक, एक निवेशक और एक जहां निवेश होना है, वो आमने सामने बैठते हैं, निवेश की संभावनाएं टटोलते हैं और फिर निवेश का फैसला लेते हैं। वो जो B2B फेयर है उसको आप दिल्ली के प्रगति मैदान के मेले के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। आप यूं समझ सकते हैं कि यदि ये एक छोटा सा बाजार है दिल्ली का प्रगति मैदान का, अगर जो व्यापार मेले की हम बात करें, हैनोवर का फेयर उससे कहीं बड़ा है, बहुत बड़ा है। और इसका आप इंपॉर्टेंस इसीलिए समझ लीजिए कि इसका एक पार्टनर बनना अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है।
इंडिया इस बार पार्टनर बना है, ये इस बात को जाहिर करता है कि पूरे विश्व परिदृश्य में अगर भारत की जो स्थिति है, जो भारत की एक जिसको कहते हैं ताकत जो बढ़ रही है, उसको विश्व ने पहचाना और इसीलिए इस फेयर में उसको पार्टनर बनाया है। इस फेयर को आप दिल्ली के व्यापार मेले से तुलना ना करें तो मैं आम लोगों के लिए सरल शब्दों में समझने की भी कोशिश कर रही थी और लोगों को समझाने की भी। प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, वही बात का जिक्र मैं दोबारा करना चाहूंगी क्योंकि आपकी बात उसको भी शिशिर भी ये मान रहे, दो चीजें हैं। एक तो ऑफसेट को लेकर स्थितियां क्लियर नहीं है फ्रांस के साथ जो डील हुई, और दूसरा ये टेक्नोलॉजी आदान प्रदान। शुरुआत में ये कहा गया था कि यात्रा अगर हो रही है तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस इसी पर रहेगा कि टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, लेकिन उसमें भी क्लियर नहीं है अभी चीजें। नहीं, एग्जैक्टली देखिए, अगर आप एक इस दृश्य से जा रहे हैं कि आपको मेक इन इंडिया कैंपेन सक्सेसफुल करना है और उसको सक्सेसफुल इंडिया में करना है और लोगों को दिखाना है कि इंडिया बिजनेस के मामले में सीरियस है, तो आप कितने भी एमओयू साइन कर लीजिए, पर जहां आप टेक्नोलॉजी इंडिया में न्यू इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं या दूसरे देशों में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो इंडिया के बिजनेसमैन के लिए नहीं ला पा रहे हैं या उसकी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं ला पा रहे हैं या इंडस्ट्रीज का उसमें फायदा नहीं देख रहे हैं, या जो मैं कहूंगी आम आदमी है उनके लिए जॉब क्रिएशन होता है। जॉब क्रिएशन सिर्फ ये नहीं होता है कि आप ग्रेजुएट्स को कोई नौकरी दिलवा दें, उनका जहां टैलेंट यूज हो, टेक्नोलॉजी के जरिए उनकी नॉलेज बढ़े और वो नॉलेज डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हम बात करते हैं वो हमें हेल्प करे। अगर आपकी विजिट ये सारे मुद्दों को हैंडल कर पाती है तो मैं कहूंगी कि आपकी विजिट सक्सेसफुल हुई है। एमओयू साइन करना और लंबे चौड़े नंबर देना, आंकड़े दिखाना, बातें करना, मेक इन इंडिया की बात करना, पर जब फ्रांस पहुंचे सबसे पहले मेक इन इंडिया को अबैंडन करना और रफाल डील साइन करना। रफाल डील्स हमने भी साइन की थी, पर हमने मेक इन इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड से लाइसेंस मांगा था कि हम लोग बाकी के सारे हम इंडिया में बनाएंगे। उसके बारे में आपने कोई क्लैरिटी नहीं दी है। तो अगर हम मेक इन इंडिया को लेकर सीरियस हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर सीरियस है और हम ये भी सीरियस हैं कि जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी हम इंडिया में ही बनाएंगे और एनकरेज करेंगे, तो उसकी तरफ प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है? कुछ नहीं हुआ है और ना ही स्पष्ट हुआ है। समित, ये जो सवालिया निशान लग रहे हैं, इनका जवाब मिलना जरूरी है। अब जवाब दीजिए इसका। मैं समझा रहा हूं। देखिए, पहला विषय है 17 वर्षों से आप हिंदुस्तान के सिक्योरिटी को लेकर सोचिए। 17 वर्षों से हिंदुस्तान के वायुसेना में आपने एक भी फाइटर प्लेन ऐड नहीं किया। आप पूरे विश्व के छोटे से छोटे देश को भी देख लीजिए, किसी की हालत ऐसी रही है क्या? 17 वर्षों में एक भी फाइटर प्लेन नहीं। 36 रेडी फाइटर प्लेन्स लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा विषय है। और जहां तक हाल का संबंध है, वो फाइनल प्रिंट पढ़ने के बाद 108 हम मैन्युफैक्चर करेंगे, कैसे क्या करेंगे ये आगे स्पष्ट होगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है अरीवा। आप जहां तक बात करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं कि नहीं, जो न्यूक्लियर संयंत्र है, जो परमाणु संयंत्र है, अरीवा के माध्यम से वो टेक्नोलॉजी हम इंडिया ला रहे हैं। पहली बार 6 परमाणु संयंत्र भारत में स्थापित होंगे, वो टेक्नोलॉजी इंडिया यूज करेगा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये एक बहुत हिस्टोरिकल स्टेप है। थर्ड और महत्वपूर्ण विषय है, आप मेक इन इंडिया के लिए बोल रहे हैं। आप देखिए, ऐतिहासिक कदम रहा है एयरबस का। एयरबस $2 अरब 5 वर्षों में हिंदुस्तान में निवेश करेगी ताकि हम एयरबस यहां बना सके। और खुद एयरबस के तमाम लोगों ने यह कहा है कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जिस एयरबस को हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है, एक दिन हिंदुस्तान के स्टैंप के साथ हिंदुस्तान मुझे बस जवाब देने का मौका दीजिएगा, क्योंकि मैं मुद्दों से लड़ सकती हूँ, इनके झूठों को मैं नहीं जवाब मेरे बात दे दीजिए। नवजोत, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा प्लीज। मैं बोल ठीक है प्रियंका, क्योंकि आप झूठ बोले चले जा रहे हैं। संबित जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको थोड़ा छोटा इतिहास प्रधानमंत्री आपका क्या स्टांस था न्यूक्लियर डील को लेकर, और जो न्यूक्लियर एनर्जी की भी बात हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी हम ऐतिहासिक बता रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो आप ऐतिहासिक बता रहे हैं वो हमारी सरकार के अंदर में हुआ था। आप रफाल डील को ऐतिहासिक बता रहे हैं, वो हमारे अंदर में हुआ था। और हमने बहुत क्लियरली कहा था कि बाकी जो 101 जेट्स होंगे वो इंडिया में बनेंगे। अरे सूरज चांद में नेहरू ने बनाया था और की कोशिश करें, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप दोनों ऐसे बोलेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। आप दोनों को मैं यही पर रोकना चाहूंगी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ है, एक सवाल उनसे भी ले लेते हैं क्योंकि ब्रेक लेना हमें।
आलोक बंसल जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, मैं जानना ये चाहूंगी सिक्योरिटी इश्यूज और सिक्योरिटी कंसर्न इस पूरी यात्रा में कितने ज्यादा अहम मैं आप दोनों के पास आऊंगी। आप दोनों बराबर बोल रहे हैं, किसी को आवाज नहीं आ रही। आलोक बंसल जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। दोनों सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। वो कुछ भी झूठ बोले। तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। क्या लाएंगे प्रधानमंत्री जर्मनी से, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा मुद्दा। हमारे साथ इस वक्त आलोक बंसल जी भी मौजूद है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। फ्रांस का दौरा प्रधानमंत्री का काफी कामयाब रहा, संबित भी बता रहे हैं, और तमाम सुर्खियां बनी हुई अखबारों की। लेकिन अगर हम रक्षा के परिप्रेक्ष्य देखा जाए, क्या कितनी बड़ी उपलब्धि रही फ्रांस में, और उम्मीद हम जर्मनी से कितनी लगाएं? देखिए, फ्रांस का जो दौरा था सामरिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर हम इन 3 देशों के दौरे को एनालाइज करें तो फ्रांस का दौरा सामरिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, जर्मनी का दौरा व्यापारिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कनाडा का जो दौरा है वो डायस्पोरा की नजर से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रांस जो था सामरिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, और यहां भारतीय वायुसेना की जो सबसे इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी, पिछले कई दशकों से भारतीय वायुसेना ने कोई भी लड़ाकू वायुयान नहीं खरीदे थे, तो इसकी जो कमी थी, इसको रफाल विमानों 36 रफाल विमान जो हम खरीद रहे हैं उसके द्वारा इसको पूरा किया जा रहा है। और ये रफाल का जो डील है ये दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा सौदा था, और इसके अंतर्गत मेरा विश्वास है कि आगे चलकर भारत की धरती पर जो अन्य रफाल विमान है वो भारत में बनाए जाएंगे। इसके द्वारा एक उत्तम तकनीक भारत को मिलेगी। इसके साथ साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने काफी सहयोग की घोषणाएं की हैं, और सबसे बड़ी बात अरीवा जो कि परमाणु क्षेत्र में एक सबसे बड़ी अग्रणी कंपनी है और जो भारत में कई परमाणु संयंत्र लगाने के लिए तत्पर है, वो कंपनी जो पिछले कई सालों से परमाणु लायबिलिटीज बिल के अंतर्गत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो राष्ट्रपति ओबामा के दौरे के बाद जो ये इंश्योरेंस पूल बना है, अब इसके आगे इस कंपनी के आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया है। और ऐसी आशा की जा रही है कि जो जैतपुर में जो एक बहुत बड़ा परमाणु संयंत्रों का एक ठिकाना बनेगा जो भारत की ऊर्जा की कमी को पूरा करेगा, उसके लिए मार्ग जो है प्रशस्त हो गया है। और साथ ही साथ ये जो रफाल का जो डील है इसके आगे बढ़ने का भी दौर खुल गया। हालांकि अभी तक ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है कि 36 वायुयानों के बाद अन्य जो वायुयान है वो क्या HAL में बनेंगे, कहां बनेंगे, कैसे बनेंगे। पर जब भी ये डील पूरी तरह से क्रियान्वित होगी, इसके द्वारा एक बहुत बड़ी तकनीक भारत को मिलेगी। और मुझे लगता है जो एयरबस के कंपोनेंट बनाने की बात हो रही है भारत में, वो मेरे ख्याल से इसी डील का ऑफसेट है, जिसके अंतर्गत ये 50% जो ऑफसेट रफाल डील का है, उसके अंतर्गत मेरे ख्याल से जो फ्रांस की जो एयरबस इंडस्ट्रीज है वो भारत से कंपोनेंट्स बनाएगी, और इसको भारत के अंदर मेरे ख्याल से शिशिर जिसका सवाल जिसका जवाब हम जानना चाह रहे थे संबित से, शायद आलोक जी ने क्लियर कर दिया। संबित, नहीं, मैंने भी यही सब विषय रखे थे। कुल मिला के देखिए बहुत बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है, और जहां तक विदेश नीति को लेकर जिस प्रकार का चमत्कार हम देख रहे हैं, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 193 देशों में से 94 से अधिक देशों को प्रधानमंत्री ने 10 महीने में कवर कर लिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, और स्ट्रेटेजिकली भी और सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से भी, मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण से भी, स्किलिंग इंडिया के दृष्टिकोण से भी, हर परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री इसमें सटीक काम कर रहे हैं। और मेरी इतनी ही गुजारिश है ऑपोजिशन में कि जब मीटिंग चल रही हो, प्रधानमंत्री खुद विदेश में हो, तो कम से कम ऑपोजिशन को साथ में मिलकर खड़ा होना चाहिए। प्रियंका आखिरी जवाब। प्रियंका, नहीं, आखिरी जवाब तो बहुत स्पष्ट है। मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, मैं किसी चीज के बारे में बोलना नहीं चाह रही या निंदा नहीं करना चाह रही हूं, पर कुछ सवाल उठ खड़े होते हैं जो सभी ने, सारे पैनलिस्ट ने उठाए हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर और इस रफाल डील को लेकर। तो मैं भी संबित जी को यही आग्रह करना चाहूंगी, जो चीजें हमने शुरुआत की थी यूपीए में, रफाल डील हो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो इंडिया में, और मेक इन इंडिया का कैंपेन जो हमने शुरू किया था, और जो बातें हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
सेक्टर को बढ़ाने की बात की थी और डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने की थी, वो अगर आप नीतियां बढ़ा रहे हैं तो उसमें अगर आप पहले गवर्नमेंट को भी एक्नॉलेज कर लेंगे तो आपको कोई कमी नहीं आने वाली है, आपकी सरकार में कमी उम्मीद नहीं हम यही करते हैं। और दूसरी न्यूक्लियर एनर्जी की भी बारे में बात करें तो न्यूक्लियर डील में आपने क्या काम किया था और पार्लियामेंट में आपका क्या स्टांस था, वो भी देश यार इतना पीछे नहीं जाते प्रियंका, अब आगे बढ़ रहा है देश, आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है। उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी यहाँ पर साथ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया वेणुगोपाल जी, आना चाह रही थी आपके पास लेकिन वक्त की कमी, माफ कीजिएगा, नहीं आ पाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुद्दा में जुड़ने के लिए। क्या कुछ लाएंगे जर्मनी से प्रधानमंत्री, रहेगा इसका इंतजार और चर्चा भी हम इस पर करते रहेंगे। फिलहाल मुद्दा में इतना ही।